हेलो, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग श्रेया सिंह, स्टडी विद हिमांशु, अंश, शरदायल, श्रेया सिंह। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रणीत। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन and exam oriented studies. Highest marks in taxation and exam oriented studies. Yes. So good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. बढ़िया। आर्ची, परी, आकाश, बीना, सनुज, सौरभ, सईदा, जीनल, करिश्मा, प्राची, श्रद्धा, प्रियांशी, विनय, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। एग्जैक्टली, एकदम सही जवाब। तो बताओ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्विज शुरू कर सकते हैं क्या? इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की क्विज शुरू कर सकते हैं? फटाफट से बताओ, रिविजनरी क्विज फॉर टुडे। क्या हम लोग आज की क्विज स्टार्ट कर सकते हैं? यस, एक्साइटेड फॉर द क्विज। प्राण प्रतिष्ठा, परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। आकाश, परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। चलो लेट्स गो। आर्ची, पूर्विता, जीनल, सौरभ, वानी, आशीष। चलो लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द सरचार्ज रेट फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी विद द टोटल इनकम अबव 50 लाख रुपीज अप टू 1 करोड़ रुपीज? बताइए क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी। ओके, 7। ओहो, एक करेक्ट आंसर आया मेरे पास। आकाश, ससमल, साक्षी रावत, ब्रिलियंट, ब्यूटिफुल। विनय, वेरी गुड। परी, वेरी गुड। फाइनली 7 थाला फॉर अ रीजन। अबे कैसे 7? केशव जानवर, केशव जी आपकी बात में दम था, लेकिन थाला फॉर अ रीजन तो ठीक था, लेकिन ये 7% नहीं होगा ना। डोमेस्टिक कंपनी है और 50 लाख से 1 करोड़ तक तो नहीं होता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% होता है, उसके ऊपर 12% होता है ना? तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डोमेस्टिक कंपनी के लिए। डोमेस्टिक कंपनी है तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज इन द डिफॉल्ट स्कीम? मैक्सिमम रिबेट आपको कितनी मिलेगी इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज इन द डिफॉल्ट स्कीम? ठीक है, 25,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर एन इंडिविजुअल विद द टोटल इनकम ऑफ 6,50,000 रुपीज अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम? 6.5 लाख की अगर इनकम होगी तो फिर क्या होगा? 6.5 लाख की अगर इनकम होगी तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी? वानी कह रही है 17,500। अरे रिबेट नहीं मिलेगी क्या? रिबेट भी तो मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? 17,500 कैसे निकाल लिया तुम लोगों ने? रिबेट भी तो मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू डिटरमिन द रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम एक्सीड्स 7 लाख रुपीज? सबट्रैक्ट 7 लाख रुपीज फ्रॉम द टोटल इनकम। अच्छा इसको जाने दो, ये मैंने आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाया था, जाने दो इसको। फॉर मिस्टर डी विद द टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 1 लाख रुपए अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज टैक्स्ड एट 30% बिफोर एनी सरचार्ज और सेस इज अप्लाइड? बताइए। इनकी इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है। इनकी इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी इनकम का कितना परसेंट 30% पे टैक्सेबल होगा? Come on everyone. Come on everyone. Come on everyone. Come on. No answers. चलो मैं ही बताऊं फिर, या आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो? आए आंसर्स, कुछ तो आ रहे हैं शायद। क्षितिज कह रहा है ए, डिपिंकी कह रही है ए, रौनक कह रहा है बी 96%, 95%। ओके, एनीबडी एल्स? आदित्य सी, अर्शदीप ए, आयुषी ने कहा 98%। ओके, साक्षी ने कहा बी, आर्ची कह रही है ए। चलो आओ देखते हैं, डोंट वरी। देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन? बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन। इनकी इनकम कितनी है? इनकी इनकम है 5 करोड़ 1 लाख रुपए।
ठीक है, इनकी इनकम है 5 करोड़ 1 लाख रुपए, यही है ना, यही इनकम है 5 करोड़ 1 लाख रुपए, यस, हाँ 5 करोड़ 1 लाख रुपए इनकी इनकम है। अब पूछा जा रहा है 30% कितने पर टैक्स लगेगा, तो 15 लाख से लेकर 5 करोड़ 1 लाख तक की जो भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। मतलब इसमें से अगर मैं 15 लाख रुपए माइनस कर दूं तो कितना आता है, पांच करोड़ 1 लाख में से अगर मैं 15 लाख माइनस कर दूं तो 4 करोड़ 86 लाख रुपीस आता है। इस इनकम पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी टोटल इनकम में व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो 486 मतलब x% of 5 करोड़ 1 लाख रुपीस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 4 करोड़ 86 लाख रुपीस, यस और नो। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल इनकम इज टैक्स्ड एट 30%, तो 5 करोड़ 1 लाख का कितना परसेंट पे 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा x% ऑफ 5 करोड़ 1 लाख रुपीस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 4 करोड़ 86 लाख रुपीस, क्योंकि 4 करोड़ 86 लाख रुपीस पर 30% कट रहा है, लग रहा है ना। तो x% कैसे आएगा, 486 डिवाइडेड बाई 5 करोड़ 1 लाख। बेसिकली 486 5 करोड़ 1 लाख का कितना परसेंट है ये निकालना है हम लोगों को, इंटू 100 कितना आता है, 97%। दिस इज 97%। ठीक है, दिस इज 97%। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी 98% बोला था उन्होंने ओल्ड स्कीम के हिसाब से ले लिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि जिन्होंने 98% बोला था, सबसे पहले किसने 98% बोला था, शिवानी नहीं, सबसे पहले विनय ने बोला था, अरे उससे पहले भी कुछ लोग बोल रहे थे, आयुषी, आई गेस आयुषी ने सबसे पहले 98% बोला था। तो हुएवर सेड 98%, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो हो गया, ओल्ड स्कीम में आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि 10 लाख के ऊपर देखें क्या, अगर 5 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख देखते हैं, डिवाइडेड बाई 5 करोड़ 1 लाख इंटू 100, यस। तो आप लोगों ने ओल्ड स्कीम के हिसाब से देख लिया है ना, क्षितिज कुमार, यस। तो आप लोगों ने ओल्ड स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया, न्यू स्कीम के हिसाब से करना था। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट कंडीशन कैन एन इंडिविजुअल अवेल द फुल रीबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। टोटल इनकम इज एग्जैक्टली, ये न्यू स्कीम के हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि 7 लाख है। ठीक है, तो टोटल इनकम इज एक्जैक्टली 7 लाख रुपीस। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीस एंड इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम टैक्सेबल अंडर एनी स्पेशल रेट। टोटल इनकम इज स्लाइटली अबव 7 लाख रुपीस बट टैक्स पेड इज बिलो 25,000 रुपीस। क्या कहेंगे आप लोग? चलो, इसका करेक्ट आंसर है बी, कि टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इनकम पे कोई भी स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने ओल्ड स्कीम वाले में क्वेश्चन किया था ना, कैपिटल गेन्स वाला सेक्शन 112 वाला, जिसपे 20% के रेट से या 12.5% के रेट से टैक्स लग रहा था। तो वैसे कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम वाली कोई टैक्स नहीं इनकम नहीं होगी तो आपको फुल रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज टू encourage investments in specified savings, provide relief to high income earners, reduce tax burden on lower income individuals या offset capital gains tax। इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये ऑब्वियसली एकदम सही आ रहा है आप लोगों का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, reduce tax burden on lower income individuals। Next, if an individual's total income is 50,20,000 rupees, the applicable surcharge before considering marginal relief would be, marginal relief consider करने से पहले applicable surcharge क्या होगा? Come on everyone। 10%, एब्सोल्युटली करेक्ट, 10%। ठीक है, 10%, राइट। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम कोई फर्क नहीं पड़ता, सरचार्ज 10% का लगता है 50 लाख के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मार्जिनल रिलीफ इज टू encourage foreign investments, reduce the tax burden on middle income earners, prevent excess tax liability due to surcharges, या promote tax compliance among high earners। Very good, Praneeth, Akash, Priyanka, Jinal, Keshav, very nice, loving the speed in the chat section, amazing। ठीक है, तो this is prevent excess tax liability due to surcharges। Next question, in case of rebate under section 87A, if the total income before cess is 10,000 rupees, total tax before cess is 10,000 rupees, the final tax payable would be,
फाइनल टैक्स कितना होगा? नील, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि रिबेट मिल जाएगी 12,500 या 10,000 विच एवर इज लोअर। न्यूज स्कीम में भी अगर आप देखोगे तो 10,000 या 25,000 विच एवर इज लोअर, तो नील। फॉर एन इनकम ऑफ 5,50,000 रुपीज, व्हाट इज द टैक्स रेट अप्लाई टू द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज अंडर द ओल्ड स्कीम? For an income of 5,50,000 rupees, what is the tax rate applied to the amount exceeding 5 lakh rupees under the old scheme? कौन है ये 10-10 कर रहा है? 20% होगा ना यार, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, फिर 5 लाख के ऊपर तो 20% लगता है ना। ठीक है, ओल्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है यहां पर, ओल्ड स्कीम। चलो नेक्स्ट, इफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज, हाउ मच इज टैक्स एट 30% इन द ओल्ड स्कीम? If a resident individual has a total income of 12 lakh rupees, अच्छा टाइपिंग एरर हो गया प्रियंका, कोई बात नहीं। तो कितना 30% से कितने अमाउंट पे टैक्स किया जाएगा? 2 लाख रुपए पर। परफेक्ट, ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी मैं पूछ चुका हूं। फॉर एन इंडिविजुअल एजेड 82 years with an income of 12 lakh rupees, what portion of income is not taxed in new scheme? बताइए मुझे। फॉर एन इंडिविजुअल एजेड 82 years, for an individual aged 82 years with an income of 12 lakh rupees, what portion of income is not taxed in the new scheme? अरे न्यू स्कीम में तो 2.5 लाख ही रहेगा ना पागलो। न्यू स्कीम में 2.5 लाख नहीं रहेगा, वही तो मैं भी कह रहा हूं, न्यू स्कीम में तो 2.5 लाख रहेगा ना वानी। न्यू स्कीम में 2.5 लाख नहीं होगा क्या? अबे नालायक कह रहे ओ यस, पागलों में गलत बोल रहा हूं। न्यू स्कीम में तो किसी के लिए भी 3 लाख रुपए ही है ना बेसिक एग्जेम्पशन। कह रहे ओ यस, न्यू स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन ही 3 लाख है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट। मैं कंफ्यूज कर रहा था भाई, अब कह रही है ओ हाँ हद होती है। न्यू स्कीम में जो बेसिक एक्सेप्शन लिमिट है वही 3 लाख रुपीज है ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज इट्स 3 लाख रुपीज। ओके, इफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 80 हैज एन इनकम ऑफ 2,75,000 रुपीज, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस अंडर द ओल्ड स्कीम? 80 इयर्स की एज है इनकी, 80 इयर्स की एज है इनकी, बताओ ओल्ड स्कीम में इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? ओल्ड स्कीम में इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? नील, 2,500 ए 1,250। ओके 1,250, ये कह रहा है 3 लाख रुपए। पिंकी क्या हो गया बेटे आपको? इफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब देखो नॉन रेजिडेंट है, वैसे अगर 80 या 80 से ऊपर की एज होती है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक का हो जाता है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारे लोग 0-0 बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के केस में 2.5 लाख रुपए तक ही बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा ओल्ड स्कीम में। ओल्ड स्कीम की बात हो रही है ना, तो 2.5 लाख रुपए तक ही बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा आपको ओल्ड स्कीम में, और 2.5 लाख से ऊपर 2,75 तक यानी 25,000 रुपए पर 25,000 रुपए पर आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा, तो 1,250। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलेगा रिबेट। आई डोंट थिंक नॉन रेजिडेंट्स को रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं दिस इज ओनली यार, यू रियली नीड टू, मैं मतलब इसको पॉजिटिवली लेना है यार आप लोग। ठीक है, कि ये हर क्लास में एटलीस्ट आपको पता चल जा रहा है कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हो, इसको कोई भी नेगेटिवली मत लेना और डिमोटिवेट नहीं होना है। आज तो मतलब आज 16 अगस्त है ना, आज तो हम लोग मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आज टुडे इज व्हाट द 5th लेक्चर, राइट? तो डोंट यू थिंक अगर आपको शुरुआत से एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा हर क्लास में, तो यू विल बी एबल टू पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? मतलब दैट्स माई एम। अगर आपको ये थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लग रहा है, आई कैन स्टॉप दीज क्विजेस। माई एम इज वेरी क्लियर कि होता क्या है कि शुरुआत में क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आ रहा होता है। ठीक है, अब बहुत मजा जब आ रहा होता है तो फिर लगता है कि ठीक है ये तो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आ रहा होता है समझने में।
समझ में चीजें आ रही होती हैं, और समझ में जब चीजें आ रही होती है तो लगता है कि सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस रहता है एक। लेकिन द थिंग इज कि जब एग्जाम के सामने क्वेश्चन आता है तो सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? तो दैट्स द थिंग कि जिस डायरेक्शन में जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ठीक है, हम प्रिपेयर हो रहे हैं अच्छे से, यस। जल्दी सोचने में दिक्कत होता है सर, हाँ तो सोचना तो पड़ेगा ही ना आकाश। आप जल्दी नहीं सोचोगे तो आपके बगल वाला जल्दी सोच के ज्यादा मार्क्स ले आएगा आपसे। ठीक है, यस सर, दीज क्विजेस आर वेरी हेल्पफुल। तो मैं थैंक यू जीनत। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, जहां गलत होते हैं वहां ज्यादा अच्छे से याद में रहता है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप लोगों को ये फील हो रहा है, और देखो मैंने आपको दूसरी क्लास में बता दी थी रिवीजन स्ट्रैटेजी, गूगल कैलेंडर पे बता के मैंने आपको बताया था रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो उस रिवीजन स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस आप लोग समझो। जितना जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करते रहोगे ना, जितना फ्रीक्वेंटली आप लोग रिवाइज करोगे, आपको कभी भी ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट? Taxes can be imposed without any law. Only the state government can impose taxes. Government cannot impose tax without the authority of law. Your all taxes are to be collected by the union government. 265 क्या कहता है? 265 क्या कहता है? ऑप्शन सी, very nice. Government cannot impose tax without the authority of law. Very nice. Next, which entry gives a central power to levy tax on all income other than agricultural income? हाँ हाँ सपना, एमसीक्यूज का पीडीएफ मिल जाएगा यार, तुम उसको छोड़ो, जो चीज मिली हुई है उसको तो पढ़ो पहले। वो रिवाइज करते रहोगे तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहां पर कई सारे लोग बोल रहे हैं ए, क्योंकि आपने सिर्फ एंट्री 82 देखा, आपने ये देखा ही नहीं कि यूनियन लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। जितने भी लोग यहां पर ए बोल रहे हैं, दिस इज एंट्री 82 ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये थोड़ी होगा आंसर। ठीक है, ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम लगेगा, एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a head of income under the income tax act? Salaries, investments, PGBP या capital gains? इनमें से कौन सा हेड ही नहीं है? वेरी गुड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हेड ही नहीं है। What is the relationship between the previous year and the assessment year? The assessment year follows the previous year. The assessment year is the same as previous year. The previous year follows the assessment year. There is no relationship between the two. Yes, A. ठीक है, A. The assessment year, यहां पर भी कई सारे लोग गलत बोल रहे हैं। The assessment year follows the previous year. Follows the previous year मतलब previous year के बाद आता है assessment year। ठीक है, what is the basic exemption limit for senior citizens under the old scheme for assessment year 25-26? Senior citizens मतलब 60 या 60 से ऊपर की एज, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 या 80 से ऊपर की एज। 3 लाख रुपीस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो एक बार फिर से अपना एम हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर अपना एम रिवाइज करेंगे और आज का एम, आज का जो हम लोगों का मुद्दा है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। गेटिंग इट? चले एक बार शुरू किया जाए। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, परफेक्ट। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, ओके। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, अब मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूं, आज हम लोग ये वाला हेड स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे, तो अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते रहना आप लोग। ठीक है, अच्छा नोट्स का लिंक मैं यहां पर पिन कर चुका हूं, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करके मैं दे चुका हूं। ठीक है, आओ देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ टू ऑफ यू, डिपिंकी और रौनक का एग्जांपल लेते हैं यहां पर। डिपिंकी, ठीक है, डिपिंकी के पास एक मकान है, रौनक कहता है तू मुझे अपना मकान किराए पर दे दे। ध्यान से सुनना, डिपिंकी के पास सपोज एक मकान है, डिपिंकी कहती है कि मुझे अपना मकान किराए पर देना है, रौनक कहता है कि अरे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, मुझे अपना मकान किराए पर दे दे। ठीक है, डिपिंकी ने कहा कि ठीक है मैं 30,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करूंगी। डिपिंकी ने कहा मैं 30,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करूंगी, तो रौनक ने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर ये जो रौनक भाई हैं, ये जो रौनक भाई हैं, ये डिपिंकी को हर महीने 30,000 रुपए महीना देते रहते हैं, हर महीने 30,000 रुपए देते रहते हैं। ये जो रौनक भाई हैं, ये डिपिंकी को हर महीने 30,000 रुपए देते रहते हैं। डिपिंकी की टोटल रेंटल इनकम कितनी होगी? डिपिंकी की टोटल रेंटल इनकम हो जाएगी
30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000 रुपीज। ठीक है, डिपिंकी की टोटल रेंटल इनकम हो जाएगी 30,000 रुपीज, यानी 30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000 रुपीज। ठीक है, अब डिपिंकी और रौनक ने मिलकर एक खेल रचा। डिपिंकी और रौनक ने मिलकर एक खेल किया। ठीक है, और डिपिंकी और रौनक ने कहा कि एक काम करते हैं यार, रौनक तुम मुझे ये जो टैक्स, ये जो तुम मुझे रेंट देते हो ना 30,000 रुपए पर मंथ, तुम एक काम करो, तुम मुझे सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ दो बैंक के थ्रू, और बाकी 10,000 रुपए तुम कैश के थ्रू दे दो। बाकी 10,000 रुपए तुम कैश के थ्रू दे दो। ठीक है, डिपिंकी ने रौनक से क्या कहा? डिपिंकी ने रौनक से कहा कि तुम 30,000 रुपीज मुझे रेंटल इनकम देते हो, हर महीने रेंट देते हो, तुम एक काम करो, अगले महीने से सिर्फ 20,000 रुपीज देना बैंक के थ्रू, और बाकी 10,000 रुपए तुम मुझे कैश के थ्रू दे देना। ठीक, डिपिंकी को मिल अभी भी 30,000 रुपीज ही रहा है, लेकिन जो कैश में इनकम मिल रही है डिपिंकी को, वो डिपिंकी अपने गद्दे के नीचे डाल दे रही है। वो डिपिंकी अपने गद्दे के नीचे डाल दे रही है, और डिपिंकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बता रही है कि मेरी टोटल इनकम, टोटल रेंटल इनकम तो 20,000 इंटू 12 है, यानी सिर्फ 2,40,000 रुपीज। मेरी टोटल इनकम तो सिर्फ 2,40,000 रुपीज है। ठीक है, क्या डिपिंकी ने अपनी इनकम रिड्यूस करके दिखा दी टैक्स अथॉरिटीज को? यस। डिपिंकी ऐसा क्यों करना चाहेगी? डिपिंकी ऐसा इसलिए करना चाहेगी क्योंकि डिपिंकी को टैक्स कम पे करना है। जितनी ज्यादा इनकम वो दिखाएगी, उतना ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डिपिंकी चाहती क्या है? डिपिंकी ये चाहती है कि पैसा तो मेरे पास आता रहे, लेकिन मुझे टैक्स उस पर कम पे करना पड़े। तो डिपिंकी ने रौनक के साथ अग्रीमेंट किया, और रौनक से उसने कहा कि तुम अब अगले महीने से मुझे सिर्फ 20,000 रुपए बैंक के थ्रू देना, 10,000 रुपए तुम मुझे कैश दे दिया करना। अब कैश की तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कैश की कोई खास अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो जो बैंक के थ्रू पैसा आया, डिपिंकी ने कहा देखिए सर, मुझे तो पैसा 20,000 रुपए महीना मिल रहा है, और 2,40,000 रुपए ही मेरी इनकम है। 2,40,000 रुपए ही मेरी इनकम है। ठीक है, रेंटल इनकम मेरी 2,40,000 रुपए ही है। अभी आप लोग ये सब मत सोचना कि अरे सर टोटल इनकम अगर 3,60,000 भी है तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि रिबेट मिल जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि डिपिंकी की टोटल इनकम सिर्फ 3,60,000 है, अभी हम कह रहे हैं उसकी टोटल रेंटल इनकम 3,60,000 है। हो सकता है उसको अलग से सैलरी मिल रही हो सकता है वो कोई बिजनेस कर रही हो सकता है उसका कुछ कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, उसके कुछ अदर सोर्सेज भी हो। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि सर हाउ डज इट मैटर, यहां पर भी 3,60,000 था, 5 लाख के कम था तो रिबेट मिल जाएगी, या न्यू स्कीम में 7 लाख के कम है रिबेट मिल जाएगी, यहां पर भी वही है रिबेट मिल जाएगी, हाउ डज इट मैटर? ठीक है, इट मैटर्स बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली इनकम ऑफ डिपिंकी, वी आर जस्ट सेइंग दिस इज वन ऑफ द इनकम्स ऑफ डिपिंकी, एंड ओवरऑल डिपिंकी को अपनी इनकम रिड्यूस करनी है। तो पहले इसकी इनकम 3,60,000 रुपीज आ रही थी, और अब इसकी इनकम आ गई है 2,40,000 रुपीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपको ये टोटल रेंटल इनकम मिलती है 3,60,000 रुपए, इसका टेक्निकल नाम होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका टेक्निकल नाम होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो डिपिंकी सही काम कर रही होती तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती 3,60,000 रुपीज, और इसमें से अब सरकार आपको डिडक्शन देती है। डिडक्शन मतलब अगर डिपिंकी ने कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए होते, म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस मतलब मकान के लिए जो भी आप नगर महापालिका वगैरह को आप टैक्सेस पे करते हो, तो वो होते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो सपोज डिपिंकी ने लेट्स से 5,000 रुपए के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए होते, तो ये कितना आ जाता? 3,55,000 रुपीज आता। इसको हम लोग बोलते नेट एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अभी कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनते रहना आराम से, अभी बहुत सारी चीजें मैं चेंज करके बताऊंगा, क्योंकि पूरी स्टोरी फॉर्म में लॉजिकल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 3,60,000 रुपीज। म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने पे किए डिपिंकी ने, 5,000 रुपीज माइनस हुए, और नेट एनुअल वैल्यू आ गई 3,55,000 रुपीज। लॉ कहता है कि इसमें से सेक्शन 24 के अंदर 2 डिडक्शंस हम आपको और प्रोवाइड करेंगे। एक सेक्शन 24A का डिडक्शन जो कि फ्लैट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू पे आपको मिल जाएगा। मतलब 355 में से 30% ऑफ 355 फ्लैट माइनस कर दो, 355 में से 30% माइनस कर दिया, यानी 1,06,500 माइनस हुआ। और 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर डिपिंकी ने इस मकान को बनाने के लिए कोई लोन लिया था और उस लोन पर डिपिंकी कोई इंटरेस्ट पे कर रही है, लेट्स से 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट डिपिंकी ने पे किया।
अगर डिपिंकी 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर देती है तो ये इन दोनों खर्चों का डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। तो दिस प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,56,500 रुपीज। और अब जो बचेगा 355 माइनस दिस, ये 1,98,500 रुपीज आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पहली क्लास में जब हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात की थी, तो फिर मैंने बोला था कि आप में से कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये सारी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या थी। जो भी टोटल इनकम आई उस टोटल इनकम को देख लेते कि इतना टैक्स लगाना है, ले लेते, काम खत्म करते। ये जरूरत ही क्या थी क्लासिफिकेशन करने की वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको तब बताया था कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हर कैटेगरी के लिए रूल्स अलग अलग डिफाइंड है, राइट। अगर कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता तो ये पूरी की पूरी 3,60,000 रुपीज की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन यहां पर सरकार ने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से, रेंटल इनकम में से कुछ कुछ खर्चों का डिडक्शन दिया है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि सरकार कहती है कि आप अपनी इनकम में से इन इन खर्चों को माइनस कर दो और जो बचा हुआ आया उसी को हम इनकम मानेंगे। तो सरकार ने कहा कि जितनी भी आपको रेंटल इनकम मिल रही है 3,60,000 रुपए, उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सरकार कहती है कि देखिए डिपिंकी जी, आपका मकान है, आप कुछ ना कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस जरूर पे करती होंगी, आप हाउस टैक्स पे करती होंगी, वाटर टैक्स पे करती होंगी, सीवरेज टैक्स पे करती होंगी वगैरह वगैरह। आप जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करती हैं उसको आप यहां पर माइनस कर लीजिए। आपके पास अब जो बचेगा उसको हम लोग कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में से हम आपको फ्लैट दो डिडक्शंस और दे रहे हैं, फ्लैट नहीं। इस नेट एनुअल वैल्यू में से हम आपको दो डिडक्शंस और देंगे। एक तो हम आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन ए का डिडक्शन देंगे विच इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये फ्लैट डिडक्शन है, नो कंडीशंस आस्क्ड। ठीक है सर, ये क्यों मिलती है? क्योंकि कई सारे और भी खर्चे होते हैं, आपके मकान के मेंटेन करने के खर्चे होते हैं, कभी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ पेंट वेंट करवा लिया या कुछ करवा लिया, तो इस टाइप के खर्चे होते हैं। तो सरकार हर साल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको खर्चा करना है या नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सरकार आपको 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू का डिडक्शन प्रोवाइड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। चाहे आपने कोई खर्चा किया हो चाहे ना किया हो। ये वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जितना खर्चा किया है या 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू विच एवर इज लोअर, आई एम नॉट सेइंग दिस। इट्स जस्ट फ्लैट 30% का डिडक्शन, फ्लैट नेट एनुअल वैल्यू का फ्लैट 30% का डिडक्शन आपको अलाउड होता है, अगर आपने चाहे कोई खर्चा किया हो चाहे आपने खर्चा ना किया। डन। और दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया था, अगर आपने मकान खरीदने के लिए, या अच्छा चार चीजें आती हैं इसमें, अगर आपने मकान के परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए, चार चीजों के लिए अगर आपने लोन लिया था और इस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट का भी आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम और कम होती जा रही है। तो रेंट भले ही आपको 3,60,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 198,500 की। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 198,500 की। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ, इतनी बात फटाफट से बताओ, सबको समझ में आ रही? गॉट इट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, पूरा नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, डिपिंकी और रौनक ने कुछ तो झोल किया आपस में, और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं रौनक, तू ना मुझे 20,000 रुपए बैंक में दे, बाकी 10,000 रुपए तो तू मुझे कैश में दे दे। तो अब डिपिंकी ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कितना दिखाया कि उसको रेंटल इनकम कितनी हुई? डिपिंकी ने दिखाया कि उसको 2,40,000 रुपए की रेंटल इनकम हुई है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिपिंकी ने कहा कि 2,40,000 रुपए की हुई है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसने कहा 2,40,000 रुपए की हुई है। ये 5,000 रुपए तो एज इट इज आएगा, तो कितना आ जाएगा? 2,35,000 रुपीज ही आ जाएगा। उसके बाद इसका फ्लैट 30%, तो 2,35,000 रुपीज का 2,35,000 रुपीज का 30% कितना आता है? 70,500 रुपीज। ये 70,500 रुपीज ये आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो यही रहा होगा 50,000, तो 70,500 प्लस 50,000, 1,20,500 रुपीज का यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, और 2,35,000 माइनस दिस, ये टैक्सेबल इनकम और रिड्यूस कर दी इसने 1,14,500। डिपिंकी ने टैक्सेबल इनकम अपनी रिड्यूस कर दी 1,14,500। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या डिपिंकी म्यूनिसिपल टैक्सेस में झोल कर सकती है? नहीं।
क्यों? क्योंकि वो सरकार के पास रिकॉर्ड में होगा। अगर डिपिंकी कह रही है कि नहीं नहीं मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस 15,000 रुपए पे किए, तो भाई उसकी रिसीट दिखाओ, पेमेंट रिसीट दिखाओ। डिपिंकी म्यूनिसिपल टैक्सेस में तो झोल कर ही नहीं सकती। जितना वो पे करेगी वो बैंक के थ्रू पे होगा, बैंक के थ्रू पे होगा, उसके पास पेमेंट रिसीट होगी, उसके पास पेमेंट रिसीट होगी तो उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें तो वो कह ही नहीं सकती कि नहीं मैंने तो 20,000 रुपए पे किए। डन। क्या डिपिंकी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू वाली फिगर में झोल कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो भी नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसी का 30% आएगा। इस फिगर में तो झोल कर नहीं सकती कि नहीं नहीं 3,55,000 है लेकिन ये 1,06,500 नहीं, ये तो 2,06,500 होगा। क्या डिपिंकी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या डिपिंकी इंटरेस्ट और लोन को मैनिपुलेट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जहां से भी लोन लिया होगा उसके लोन डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट पेमेंट का स्ट्रक्चर एकदम मेंशन होगा, और डिपिंकी जो भी इंटरेस्ट पे करेगी बैंक के थ्रू पे करेगी, और वो बैंक के लोन अकाउंट के थ्रू आराम से वेरीफाई हो जाएगा। तो डिपिंकी अगर 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रही है तो क्या डिपिंकी कह सकती है नहीं नहीं मैंने तो 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो मुझे और डिडक्शन मिलना चाहिए जिससे मेरी इनकम रिड्यूस हो जाए? नहीं। सिर्फ एक जगह है जहां पर डिपिंकी झोल कर सकती है और वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिर्फ एक जगह है जहां पर डिपिंकी झोल कर सकती है, वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्योंकि इसने रौनक के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि भाई तू 360 मत दे, तू मेरे को बैंक से 240 दे दे, बाकी 120 तू मुझे कैश में दे दे। ठीक है। सो देयर इज ओनली वन प्लेस जहां पर डिपिंकी झोल कर सकती है, और डिपिंकी जैसे बहुत सारे लोग ऐसा झोल करे जा रहे थे। तो सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया। सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है। सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बनाया। अब वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो सरकार कहती है कि बेटे आप स्टार्ट करो म्यूनिसिपल वैल्यू से, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार कहती है कि आप स्टार्ट करोगे म्यूनिसिपल वैल्यू से। नाउ व्हाट इज म्यूनिसिपल वैल्यू? जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में उसकी कोई एक वैल्यू मेंशन्ड होती है, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी है म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में उसकी एक वैल्यू स्पेसिफाइड होती है, या उसके जैसी प्रॉपर्टीज की स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। राइट। फिर सरकार कहती है आप देखो फेयर रेंट कितना है इसका। फेयर रेंट का क्या मतलब होता है? फेयर रेंट का मतलब होता है कि जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी है उसी एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेंट मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है। यहां पर फेयर रेंट का क्या मतलब है? फेयर रेंट का मतलब है जिस भी एरिया में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसी एरिया में आपके जैसी बाकी प्रॉपर्टीज का, मतलब सेम एरिया, सेम हाइट, वेट वगैरह वगैरह, मतलब वेट क्या ही होगा लेकिन सेम एरिया सेम हाइट की प्रॉपर्टीज का बाकी प्रॉपर्टीज का रेट क्या चल रहा है, दिस इज नोन एज फेयर रेंट। ठीक है। फिर सरकार कहती है कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा वो आप ले लो, हायर ऑफ 1 and 2। फिर सरकार कहती है कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा आप वो ले लीजिए, हायर ऑफ 1 and 2। फिर सरकार कहती है कि आप इसे आप लिखो यहां पर स्टैंडर्ड रेंट। आपको कुछ नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा तब लिखोगे। ठीक है। फिर सरकार कहती है स्टैंडर्ड रेंट लेकर आओ। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? तो एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है। एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से इसके अकॉर्डिंग से ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? वंस अगेन, तो देयर इज अ रेंट कंट्रोल एक्ट इन इंडिया। वहां पर यह लिखा हुआ है, फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं कि जो भी मकान मालिक है वो अपने मकान का किसी भी किराएदार से इससे ज्यादा रेंट वसूल नहीं कर सकता। दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड रेंट से देखना है, और फिर आप यहां पर लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आप यहां पर लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि आएगा लोअर ऑफ 3 and 4। लोअर ऑफ 3 and 4 मतलब ये जो पॉइंट नंबर 3 है दिस वन, एंड ये जो पॉइंट नंबर 4 है स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे और लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल
और फिर जाकर हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी, फिर जाकर हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी जो कि आएगी हायर ऑफ 5 एंड 6, जो कि आएगी हायर ऑफ 5 एंड 6। अब सुनते रहना आराम से। अगर आपने कोई झोल झपाटा नहीं किया हुआ है तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारे जो एक्चुअल रेंट मिलता है ना उससे कम होता है, बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड रेंट वगैरह होता है, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। तो अगर आपने कोई झोल झपाटा नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्चुअल रेंट ही सबसे ज्यादा आएगा, और जब एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा आएगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो क्या जाएगी, हायर ऑफ 5 एंड 6 है। हायर ऑफ 5 एंड 6 में ऑटोमेटिकली एक्चुअल रेंट जितना मिला है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। और इसीलिए मैंने यहां पर बोला था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, जितना भी रेंट आपको मिलता है वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। इसीलिए मैंने इसी लॉजिक के साथ ये वाली चीज बोली थी कि अगर आपने कोई झोल झपाटा नहीं किया तो आप आंख बंद करके इन सबको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज लॉ में बहुत बहुत कम मेंशन्ड होती हैं। देखो लॉ मेकर्स का ना पर्पस एकदम सिंपल रहता है। लॉ मेकर्स को भी पता है कि बहुत सारे लोग चोरी कर रहे हैं और लोग चोरी करते रहेंगे, बट उनका इंटेंशन रहता है यार चोरी के बिना एक लिमिट होती है, इतना नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम ही गिरा दिया तुमने। तो यहां पर लॉ मेकर्स ने कहा कि भाई म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, फिर तुम कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, इन दोनों में से जो हायर है उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। अगर आपने कोई झोल झपाटा नहीं किया है तो जो एक्चुअल रेंट मिलेगा वही सबसे ज्यादा होगा और वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी आपके डाउट्स जितने भी हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे इतना बता दो बस चैट बॉक्स में, क्या अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं? सिर्फ इतना बताओ मुझे चैट बॉक्स में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या, वैसा बात, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो मैं बोल रहा हूं क्या उतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ रहा है? यस, प्रणीत, प्रिया, आर्ची, मुस्कान, जीनत, अर्शदीप, रितिका, करिश्मा, संकेत, जीनल, श्रेया, प्रियंका, विनय, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सुनो एक बार फिर से बता रहा हूं, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्युनिसिपल वैल्यू होती है म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है? उसी एरिया में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेंट है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर है वो हम लोग लेते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। और फिर इन दोनों में से जो भी कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को फिर हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और उसके आगे ये पूरा प्रोसेस, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर ये और उसके बाद हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आती है। सुनो मेरी बात, अभी आगे ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है ना, इसमें इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है रेंट रिसीव्ड, बहुत लॉजिकल लगेगा, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज डिपिंकी और रौनक के बारे में ही बात करते हैं। 30,000 रुपए महीने का रेंट फिक्स्ड है। ठीक है, 30,000 रुपीज महीने का रेंट यहां पर फिक्स्ड है। अब इस 30,000 रुपीज में से लेट्स से रौनक ने अभी सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट दिया हुआ है। ठीक है, 12 महीने का रेंट देना था, लेट्स से रौनक ने सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट दिया हुआ है, तो रेंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा? रेंट रिसीव्ड आ जाएगा 30,000 रुपीज इंटू 10, कितना? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब रेंट रिसीवेबल कितना है? मतलब रेंट रिसीवेबल कितना है? 30,000 रुपीज इंटू 2, कितना आ गया ये? 60,000। टोटल कितना आया? 3,60,000 रुपीज। अब भगवान ना करे, लेकिन अगर मान लो रौनक भाग जाता है, मान लो रौनक भाग जाता है, ठीक है, और रौनक अर्चिता से नहीं, सॉरी अर्चिता नहीं, डिपिंकी, रौनक डिपिंकी से बोलता है कि सुन मैं अभी तेरे को 10,000 रुपए दे रहा हूं, मुझे मालूम है मुझे तुझे 20,000 रुपए देने, लेकिन मैं अभी तुझे सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं और मैं कुछ टाइम बाद वापस आके बचा हुआ 10,000 तुझे दे दूंगा। ठीक है, मैं वापस आकर बचा हुआ 10,000 रुपए तुझे दे दूंगा। ये रौनक डिपिंकी से वादा करके गया है। लेकिन
अब डिपिंकी इसको कॉल करने की कोशिश कर रही है, ये फोन नहीं उठा रहा है, ये अंडरग्राउंड हो चुका है। ठीक है, अब डिपिंकी उम्मीद छोड़ चुकी है कि ये जो रौनक 10,000 रुपए लेकर भागा है या बिना दिए भागा है, सॉरी ये 30,000 रुपए, वेरी 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 सॉरी, 2 महीने का रेंट 30,000 रुपए बचा है, 30,000 रुपीज पर मंथ। सपोज रौनक ने 30,000 रुपीज पे कर दिए हैं और 1 महीने के किराए के लिए वो कह रहा है कि सुन 1 महीने का ये जो 30,000 रुपीज बचा हुआ किराया मैं तेरे को बाद में दूंगा। रौनक गायब हो गया है, डिपिंकी रौनक को कॉल कर रही है कि कहां है भाई तू, कहां है भाई तू, कहां है भाई। रौनक फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 30,000 रुपीज डिपिंकी के लिए बैड डेट्स हो गई? क्या ये 30,000 रुपीज डिपिंकी के लिए बैड डेट्स हो गई? यस और नो? क्या ये 30,000 रुपीज डिपिंकी के लिए बैड डेट्स हो गई? कमान कमान कमान, क्या ये 30,000 रुपीज डिपिंकी के लिए बैड डेट्स हो गई? यस हो गई। तो उसको हम यहां से माइनस कर सकते हैं और उसी को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ये बैड डेट हो गई। तो 30,000 इंटू 1 ये मिल नहीं पाया, तो अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ये हो गया आपका 3,30,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल रेंट वाली फिगर आएगी वो आएगी 3,30,000 रुपीज। आपको शुरुआत में लगेगा कि सर ये सब करने की कोई खास जरूरत है नहीं, बट ट्रस्ट मी जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इसी एरिया में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है। तो इसलिए अगर पहले से हमारी आदत रहेगी तो हम आगे इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आगे इस चीज को लेकर हम लोग परेशान नहीं होंगे अगर हमारी आदत पहले से बनी हुई रहेगी तो, राइट। तो ये हमारी चीज पूरी हो गई है। मैंने अभी तक जितना भी बताया मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप करवा दे रहा हूं। रिकैप करवाने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि जितना भी रेंट आपको मिलता है, जो भी 12 महीने का रेंट आपको मिलता है, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाता है। उसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का रिडक्शन माइनस कर अलाउ हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप 2 डिडक्शंस माइनस करते हो, एक 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इन 2 डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो आपके पास आता है उसी को हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपकी टोटल इनकम में यही पार्ट बनेगी, इसी पर आपको टैक्स देना होगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि डिपिंकी और रौनक ने मिलकर यह डिसाइड किया कि यार 30,000 का रेंट है, 20,000 तो बैंक से दे, 10,000 रुपए तो कैश में दे दे। तो इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है डिपिंकी ने उसको रिड्यूस कर लिया 2,40,000 रुपीज। इससे हमें यह समझ में आया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, और क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लोग मैनिपुलेशन कर रहे थे इसलिए सरकार ने यह फॉर्मूला निकाल दिया कि इस तरह से अब तुम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे। सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आपको सबसे पहले देखनी होगी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो सरकार के खातों में, म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में आपकी प्रॉपर्टी की है। फेयर रेंट का मतलब वो वाली वैल्यू जो आपके एरिया की सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेंट है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा वो आपको लेना होगा। फिर आपको देखना होगा इसको स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब जो रेंट कंट्रोल एक्ट में मेंशन्ड है वो आपका स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, और उसके बाद हम लोग इसको एक्चुअल रेंट या रिसीव्ड या रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कैसे निकलेगा? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपका आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। फिर एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट में से जो भी ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे ये है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसके बाद हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा बन गया है फाइनल फॉर्मेट। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों का बन जाता है फाइनल फॉर्मेट। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज होंगी, वैल्यूज को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। फॉर्मेट के पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो यू स्टार्ट विद म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ 1 and 2, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा लोअर ऑफ 3 and 4, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ये लिखेंगे रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ये आ जाएगा। इसके बाद आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज हायर ऑफ 5 and 6, इसमें से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। उसके बाद आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24 के डिडक्शंस माइनस करेंगे। 24A में आपको मिलता है 30% ऑफ एनईवी का डिडक्शन, और 24B में आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, और फाइनली आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच विनय। आगे बात, अल्फिया, आदित्य, मुस्कान, क्रिस्टल क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई है तो अब हम प्रश्न करने योग्य हो गए हैं, और अब हम
प्रश्न अवश्य करेंगे। अब हम प्रश्न अवश्य करेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न किया जाए। जयश्री owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the gross annual value of each house from the information below. अभी आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, 5 मकान है। आइए सब लोग मेरे साथ लिखेंगे यहां पर। दिस इज लेक्चर नंबर 5, यस, दिस इज ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 और यहां पर हम लोग लिखेंगे चैप्टर 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 1। चैप्टर 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 1। यहां पर आप लोग डेट डाल देंगे, डेट इज 16 अगस्त 2024। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जितने भी लोग ये वाला सेशन बाद में भी देखेंगे, दिस व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज एप्लीकेबल फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 अटेम्प्ट्स। फिर आप लोग यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड यूल राइट ओवर हियर computation of gross annual value of each house property. Computation of gross annual value of each house property. Particulars H1, H2, H3, H1, H2, H3, H4, H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट, फिर हायर ऑफ 1 एंड 2, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट जो कि आएगा लोअर ऑफ 3 एंड 4, फिर आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, और फिर आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ 5 and 6, higher of 5 and 6. This will be your gross annual value. ठीक है, this will be your gross annual value. Right? म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगी? म्यूनिसिपल वैल्यू 80, 55, 65, 24, 80,000, 55,000, 65,000, 24,000, and then you have 80,000. Then you have 80,000. फेयर रेंट क्या होगा? 90, 60, 65, 90, 60, 65, 25, 75, 25, 75। अब हमें लेना है इनमें से हायर,
इनमें से हम लोगों को लेना है व्हाट विच एवर इज हायर। तो हायर कौन सा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 90,000, इधर आ जाएगा 60,000, इधर 65,000 ही रहेगा, इधर 25,000 और इधर 80,000। ये आ गया हायर। आगे देखो, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, not applicable, this is 75,000, then you have 58,000, then you have not applicable, then you have 78,000, ठीक है। अब हमें लेना होगा इनमें से जो भी लोअर है। अब यहां पर तो 90,000 ही आएगा, नॉट एप्लीकेबल का मतलब जीरो नहीं है, तो जीरो मत ले लेना, ठीक है। अब यहां पर आएगा 60,000, यहाँ 58,000, यहाँ 25,000 एंड यहाँ पर 78,000, ठीक है। ये आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट क्या है, 72, 72, 60, 30, 72। एक्चुअल रेंट है 72, 72, 60, 30, 72, ठीक है। 72, 72, 60, 30, 72। और ये आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर। तो दिस इज 90,000, दिस इज 72,000, दिस इज 60,000, दिस इज 30,000 एंड दिस इज 78,000। और इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? Burden stand forever, burden stand forever. Getting it, everyone? सिंपल था। आर्ची, अर्शदीप, विनय, श्रद्धा, इजी पीजी, जीनत, करिश्मा, प्रथम, प्राची, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 इज Mr. Nandan owns 5 houses in Delhi. Compute NAV of each house from the information given below. ठीक है, 5 घर है। अब आपको नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी थी, यहां पर नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ NAV ऑफ ईच ऑफ द houses. Particulars H1, H2, H3, H4, H5. देखो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ 1 and 2, स्टैंडर्ड रेंट, expected rent, lower of 3 and 4, actual rent, gross annual value, higher of 5 and 6, less म्यूनिसिपल टैक्सेस, और ये नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये आपकी नेट एनुअल वैल्यू। आओ देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? 120, 240, 110, 120,
240, 110, 90, 75. What's the fair rent? 150, 240, 150, 240, 114, 84, 80, अब इनमें से जो भी हायर है तो 150, 240, 114, 90 और 80. What is the standard rent? 108. This is not applicable. 140. This is not applicable. दिख रहा है ना स्क्रीन में आपको? हाँ, ठीक. और फिर 78. इन दोनों में से जो भी एक्सपेक्टेड में यानी लोअर, तो 108, 240, 114, 90, 78. उसके बाद एक्चुअल रेंट 180, 210, 180, 210, 120, 108 और 72. इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो दिस विल बी 180, 240, 120, 108 और 78. नाउ म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको यहां पर दिए हुए परसेंटेज में 10, 12, 15, 8 और 12. तो जब भी म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको परसेंटेजेस में दिए हुए होते हैं, ठीक है, जब भी आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस परसेंटेजेस में दिए होंगे तो ये परसेंटेज आप किस पर अप्लाई करोगे? यहां पर कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर लगा देते हैं. म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपको दिए हैं तो वो परसेंट आपको लगानी है म्यूनिसिपल वैल्यू पर. मतलब यहां पर अगर 10% है तो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 1,20,000. 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ 2,40,000. 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ 1,10,000 एंड सो ऑन. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कभी भी अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ हो, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, आपको हमेशा किस पर लगाना है? आपको हमेशा ये म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही लगाना है. तो 10% ऑफ 1,20,000 रुपीज 12,000. फिर 12% ऑफ 2,10,000 रुपए 2,10,000 का 12% या 25,200. ठीक है, यह आएगा आपका 25,200. 12% ऑफ 2,40,000 28,800. 28,800. 28,800. ठीक है, उसके बाद 15% ऑफ 1,10,000 कितना आया? 16,500. फिर 8% ऑफ 90,000 7,200. फिर 12% ऑफ 75,000 9,000. ठीक है, अब आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी 180 माइनस 12,000. दिस इज 1,68,000. 240 माइनस 28,800. दिस इज 211,200. 1,20,000 minus 16,500, 103,500. 1,08,000 minus 7,200, so 100,800. 78,000 minus 9,000, this is
69,000। ये आपकी नेट एनुअल वैल्यूज निकल कर आई है। 168, 211,200, 13500, 1,08,000 और 69,000। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? ठीक है, राइट। सर म्यूनिसिपल वैल्यू तो हाउस की वैल्यू होती है, देन वो रेंट के इतना क्लोज कैसे है? क्यों नहीं होगा? तब तो अच्छी बात है ना, अगर वो रेंट के इतना क्लोज है तो। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो रेंट म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, मतलब एनुअल वैल्यू, मतलब पूरी प्रॉपर्टी का करोड़ों वाली वैल्यू नहीं। अगर मेरे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग देखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मकान 5 करोड़ रुपए का है। दैट्स नॉट द सेल वैल्यू, दैट्स द वैल्यू जो साल भर में आपको रेंटल पे मिलेगी। ठीक है श्रेया, ओके। तो क्या ये आप लोगों को नेट एनुअल वैल्यू निकालना आ चुका है? डन, ओके ग्रेट। अब कुछ और बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम लोग अपने नोट्स में आएंगे तो सबसे पहली बात यहां पर आपके लिए, यू मस्ट ओन अ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए। अगर मैं कोई मकान किराए पर लेता हूं और फिर मैं उसको किराए पर देता हूं और उससे इनकम कमाता हूं, तो क्या मैं इस इनकम को भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोलूंगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका है सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि रेंटल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ठीक है, तो कौन सी दो कंडीशंस? एक, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, एंड दूसरा, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट टू सच बिल्डिंग। अपॉर्टिनेंट टू सच बिल्डिंग का मतलब होता है जैसे जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जाओगे, जैसे अगर आप इस सोसाइटी के अंदर जाते हो, ये यहां पर सोसाइटी है, ये सोसाइटी का गेट है, आप अंदर जाओगे तो यहां पर अलग अलग ब्लॉक्स होंगे ना, यहां पर अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। तो सिर्फ ये बिल्डिंग ही हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रेमिसेस वाली ये जो लैंड है जहां पर पार्किंग बनी हुई होगी, जहां पर गार्डन्स होंगे, जहां पर स्विमिंग पूल होगा, दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, बिल्डिंग के आसपास वाली जो लैंड होती है, जो उस पूरे प्रेमिसेस का पार्ट होता है, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक, क्या ये बिल्डिंग सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए? कमर्शियल बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, वो अलग बात है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हाउस बोलते हैं तो हाउस बोलते ही हम लोगों के दिमाग में किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की इमेज नहीं आती है। बचपन से ही हाउस के नाम पर हम लोगों के दिमाग में यही इमेज आती है। बचपन से ही हाउस के नाम पर हमारे दिमाग में यही इमेज आती है। क्या आप सब लोगों के दिमाग में हाउस के नाम पर यही इमेज आ रही है? जब भी हम हाउस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये इमेज आती है, लेकिन अब हाउस का मतलब ये नहीं है कि यही वाला हाउस है। ठीक है, नॉट नेसेसरली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी वेरी वेल अ कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपके पास जो हाउस प्रॉपर्टीज होती है ना, वो दो टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो आप उनको किराए पर दे सकते हो। अगर आपने उनको किराए पर दिया तो इसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, और ये तो हमेशा ही टैक्सेबल होगा, ये हमेशा ही टैक्सेबल होगा। लेकिन दूसरी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैंने मकान खरीद लिया, मैं स्वयं उसमें रह रहा हूं, मैंने उसको किराए पर नहीं दिया। तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। ऐसी हाउस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज का प्रयोग मैं दो तरीकों से कर सकता हूं। या तो मैं उसमें रह रहा हूंगा अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों के साथ, या फिर मैं उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूंगा। अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूं तो आप इसको इग्नोर करोगे। इग्नोर कहां के लिए करोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए इग्नोर करोगे। हम जितनी भी चीजों के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं और इसका इस्तेमाल मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूं, तो फिर मैं उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में इग्नोर करूंगा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में जाएगा, जहां पर ये मेरी बैलेंस शीट में बिजनेस बन के आएगा, सॉरी बिल्डिंग बन के आएगा, और इस बिल्डिंग का मैं हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा।
ठीक है, इस बिल्डिंग का मैं हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो अगर मेरे पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो मेरे पीजीपीपी हेड में मेरे लिए फिक्स्ड एसेट बन जाएगा और उसके लिए मैं उसमें जो भी मेरा डेप्रिसिएशन वगैरह होगा मैं उसको यूज करूंगा, डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम करूंगा। तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा। और अगर मैं इस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं तो मेरी बात सुनना, रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों को आप सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा एक मकान प्रयागराज में, अगर एक मकान नोएडा में है, इन दोनों को मैंने दोनों में से किसी मकान को किराए पर नहीं दिया हुआ। मेरा काम धंधा ही ऐसा है कि मैं 10 दिन प्रयागराज में रहता हूं, फिर 10 दिन नोएडा में रहता हूं, फिर 10 दिन यहां पर प्रयागराज में आकर रहता हूं, तो मुझे दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। तो मैंने नोएडा वाली प्रॉपर्टी को भी किराए पर नहीं दिया, ठीक है। सरकार कहती है कोई बात नहीं, दो प्रॉपर्टीज तक आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है, दो प्रॉपर्टीज तक जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है उसको हम लोग मानेंगे निल, उसको हम लोग मानेंगे निल। इससे फायदा पता है क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, सुनो अब मेरी बात। हम करते क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, और यही मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। जो विच एवर इज लोअर है ये एक्सपेक्टेड रेंट होता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर ये मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड में माइनस करता हूं और तब मेरी आती है नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में से मुझे 24A का डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और 24B का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर आकर आती है मेरी फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आती है मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सरकार कह रही है तुम्हारी एनएवी हम लोग मान लेंगे जीरो, तुम्हारी आईएफएचपी जीरो नहीं बोल रही सरकार, समझना बात को। सरकार ये नहीं कह रही कि तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो मान लेंगे, सरकार कह रही है कि तुम्हारी नेट एनुअल वैल्यू जीरो मान लेंगे। इसका फायदा पता है क्या है, इसका फायदा यह है कि आप 24A का डिडक्शन भी ले सकते हो, 24B का भी डिडक्शन ले सकते हो। 24A का डिडक्शन क्या होता है, 30% ऑफ एनएवी, तो 30% ऑफ एनएवी तो 30% ऑफ जीरो विल बी जीरो ओनली, तो इसका तो कोई रिडक्शन मिलेगा नहीं, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। लेकिन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाता है। अगर मैं 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मुझे 50,000 रुपीज का यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेरा लॉस आएगा 50,000 रुपीज का, मेरा लॉस आएगा 50,000 रुपीज का। अब कई सारे लोग यहां पर यह भी पूछते हैं कि सर तो फायदा क्या हुआ, ये तो लॉस आया। समझो अब एक बात को, लॉस किताबों में आया है, तुम्हारे हाथ से क्या गया, तुम तो वैसे भी 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करने जा रहे थे, तुम्हें तो वैसे भी 50,000 रुपए का इंटरेस्ट तो पे करना ही था। अब तुम्हारा यहां पर लॉस आ गया, लॉस का फायदा पता है क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी होती जिससे इनकम आती लेट से 2,50,000 रुपए, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको तुमने लेट आउट करके रखा हुआ है और जिससे इनकम आ रही है 2,50,000 रुपए, तुम इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकते हो और तुम्हारी जो इनकम आएगी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, दैट विल ओनली बी 2 लाख रुपीस। तुम्हारी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी दैट विल ओनली बी 2 लाख रुपीस, तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए पर ही सरकार को टैक्स देना होगा। तो दिस इज द बेनिफिट। अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसकी नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया जाएगा। अगर उसकी नेट एनुअल वैल्यू को निल माना जाएगा तो सेक्शन 24A का डिडक्शन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 24B का तो डिडक्शन मिल जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जीरो में से 50,000 रुपीज को माइनस करोगे, नेट में आपका क्या आएगा, नेट में आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नेट में आपका लॉस आ गया, अगर नेट में आपका लॉस आ गया तो इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है कि आप इसको किसी भी हेड की इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आप कोई धंधा कर रहे हो, आपके बिजनेस में सपोज 5 लाख का प्रॉफिट है, आप उस 5 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट भी इसको सेट ऑफ कर सकते हो। आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 450 हो जाएगा, आपको टैक्स 450 पर देना पड़ेगा। आपकी कोई और हाउस प्रॉपर्टी है, उससे इनकम 250 की आ रही है, आप इस 50,000 को इससे सेट ऑफ कर दोगे, आपको टैक्स सिर्फ 2 लाख रुपीस पर देना होगा। तो सरकार 2 मकानों तक तो आपको यह बेनिफिट दे रही है कि ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लेंगे,
ठीक है, सरकार 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक ये मान रही है कि चलो ठीक है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आप रेजिडेंस की तरह से यूज कर रहे हो, तो उसकी नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया जाएगा। और आप अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे, और इस डिडक्शन की वजह से आपका नेट में लॉस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये जो डिडक्शन है, ये पहली बात तो सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही मिलेगा, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों से बोला था, जब मैंने आपको कल न्यू स्कीम के बारे में बताया था, तब मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम लोग आगे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे, वैसे वैसे अंदर ही अंदर और कुछ ना कुछ इंट्रिकेसीज आपको पता चलती रहेंगी। तो ये जो डिडक्शन है, पहली बात, ये वाला जो डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन में बात कर रहा हूं, लेट आउट प्रॉपर्टी का जो मैंने बता दिया वही है हमेशा। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने आपको अभी जो करवाए, 2 क्वेश्चंस करवाए, एग्जैक्टली वैसे ही चलता रहेगा हमेशा, न्यू स्कीम में भी ओल्ड स्कीम में भी। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये वाला जो डिडक्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला डिडक्शन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, ओल्ड स्कीम में भी जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 2 ही लाख रुपए तक का मिलेगा, इससे ज्यादा का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट और लोन का जो आपको रिडक्शन मिलता है, पहली बात तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कोई लिमिट भी नहीं है। आप 5 करोड़ का लोन, आप 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको उसका भी रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में लोन के इंटरेस्ट पर लिमिट है। पहली बात तो ओल्ड स्कीम में ही मिलेगा, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। तो न्यू स्कीम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी 0 आ जाएगी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है न्यू स्कीम में, तो उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि वहां पर तो आपको रिडक्शन मिलेगा नहीं। ओल्ड स्कीम में आपको इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन मिलेगा, एंड मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो 2 लाख रुपए का ही मिलेगा। ठीक है, एनीवे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल वाले सेशन में बात करेंगे। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली चीज बता रहा हूं ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। कल हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, और कल और ज्यादा डेप्थ में जाकर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब अब कल से हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले। ठीक है, अभी पिछले 4 दिनों से जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, वो एज सच एज इट इज उठ के कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। वो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, जिससे हम लोग टैक्स लायबिलिटीज निकाल पाए, रेट्स याद कर पाए, सारी चीजें हो पाए। अगर जो पिछले 4 दिनों में से कोई क्वेश्चन आया भी, तो एमसीक्यूज में आएगा मुश्किल से 1 आध। ठीक, आज भी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चंस किए, इन दोनों में से भी अगर कोई एक आध क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यूज बेसिस पर आएगा। अब कल से जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉपर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल के, मॉक टेस्ट पेपर्स के, एग्जाम के, आरटीपीज के वगैरह वगैरह, इस टाइप के एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कल से घुसने वाले। तो कल से मैं आपको ये सारी चीजें और थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसको आप रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, तो अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया एनएवी विल बी ट्रीटेड एज निल, एनएवी विल बी ट्रीटेड एज निल। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, तो उनमें से कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के एनएवी को आप निल मान सकते हो। उनमें से किन्हीं भी 2, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप किन्हीं भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को निल मान सकते हो। लेकिन 2 के अलावा जितनी भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी, सरकार कहती है कि हम उन्हें डीम्ड लेट आउट मानेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उन्हें डीम्ड लेट आउट मानेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूजुअली 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की जरूरत किसी को होती नहीं है। वैसे एक प्रॉपर्टी होती है तो वो भी बहुत इनफ होता है। 2 से ज्यादा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट पे दो, आराम से रेंट कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंट कमाओ, सरकार को टैक्स दो, हो गया। ठीक, तो अगर 2 से ज्यादा आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी, तो कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज आपकी चॉइस पर सरकार कहती है कि ठीक है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब नेट एनुअल वैल्यू उसकी निल, राइट। एग्जेम्प्ट का मतलब अभी फिलहाल यहां के लिए नेट एनुअल वैल्यू उसकी निल, और 2 के ऊपर जितनी भी आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं उन सबको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज मानकर टैक्स लगाया जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को हम लोगों को एग्जेम्प्ट मानना है। ये जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डीम्ड लेट आउट मान के तो उस पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा, वैल्यू कैसे आएगी, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। आज तो पहला लेक्चर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, बहुत हो गया आज। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई है आज। तो ये सीन होता है। फिर से एक बार,
लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलवेज टैक्सेबल। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने बिजनेस के लिए यूज किया तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में इग्नोर करेंगे, और रेजिडेंस के लिए अगर आपने यूज किया तो देखा जाएगा दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो एग्जेम्प्ट, मतलब उनकी एनएवी नील मान ली जाएगी। एनएवी नील मानने का मतलब क्या हो गया, उसमें से आपको इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में ही मिलेगा, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा, और ओल्ड स्कीम में भी आपको 2 लाख रुपए तक का ही इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन मिलेगा। दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अगर आपकी होती हैं तो कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट मान ली जाएंगी, और जो भी रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम्ड लेट आउट मानकर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी वो हम लोग धीरे धीरे आने वाले सेशंस में समझेंगे, ठीक है। ऑलवेज टैक्सेबल का क्या मतलब है, आपके दिमाग में और भी कई सारी चीजें आ रही होंगी कि क्या लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी इंटरेस्ट और लोन की कोई लिमिट होती है। इंटरेस्ट और लोन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, कल से जब हम लोग शुरू करेंगे इसका रिडक्शन, कल हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंटरेस्ट और लोन ही होने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। आओ देखो, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, फिर नेट एनुअल वैल्यू आती है, इसमें से सेक्शन 24 के रिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 24A का, फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन 24B का, और फिर जाके आते हैं आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर मैंने हर टर्म का यहां पर मतलब समझा रखा है, यहां पर मैंने हर टर्म का मतलब समझा रखा है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, दीज आर टैक्सेस व्हिच आर कवर्ड बाय द रिकवर्ड बाय म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत एटसेट्रा। दे आर आल्सो नोन एज हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। दे आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। ध्यान से सुनना, म्यूनिसिपल टैक्सेस का जो डिडक्शन है वो तभी मिलता है अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे किया है। अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे नहीं किया तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रीवियस ईयर 24-25 में हैं और म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 रुपीज के बनते हैं, पर आपने इन 5,000 रुपीज को पे नहीं किया है, तो आपको प्रीवियस ईयर 24-25 में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब इसका डिडक्शन आप एक तरह से कह सकते हो कैश बेसिस पर मिलता है, जब पे करोगे तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पुराने वाले म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 रुपए आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में पे कर दिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर 25-26 के भी 5,000 रुपए पे कर दिए, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको इन दोनों का रिडक्शन मिल जाएगा, मतलब पिछले साल के 5,000 का भी और इस साल के 5,000 का भी। तो प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको 10,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फेयर, ठीक है। इसका रिडक्शन आपको जैसे जब आप दोगे तब आपको मिल जाएगा, ओके। So they are allowed on payment basis. That is, the municipal taxes are due. That is, if the municipal taxes are due but not paid, reduction is not allowed. However, if the municipal taxes are paid in any subsequent year, they shall be allowed. मजे की बात, deduction of municipal taxes is allowed only if they are paid by the owner. If the payment is made by the tenant, the deduction is not allowed. इसमें भी रटने की कोई जरूरत नहीं है. This is common sense. आपने मकान किराए पर दिया हुआ है, इनकम तो आपकी आ रही है। आप अगर अपने किराएदार से बोल रहे हो कि सुन म्यूनिसिपल टैक्सेस तू ही पे कर दियो, तो आप उसका डिडक्शन कैसे ले सकते हो? आप म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तो तभी क्लेम करोगे ना अगर खर्चा आपने किया है। अगर खर्चा आपने नहीं किया है, आपने उसको किराएदार को बोल दिया कि भाई तू ही पे कर दे, रेंट कम दे दियो मुझे, तो आपको उसका डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। तो आपको उसका डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। Sometimes in the question, municipal taxes are given in percentage form. In such cases, apply this percentage to the municipal value. ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, if any loan is taken for the purchase or construction of the house property, interest on such loan is allowed as deduction from the net annual value. इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर मैंने आपको यहां पर बताया कि लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सरकार ने ये वाला फॉर्मूला दिया। फिर मैंने आपको यहां पर एक एक चीज समझाई हुई है कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज पर म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स। फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ सिमिलर लोकेलिटी, इट इज आल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट या रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट, द ओनर कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीव्ड मतलब होता है द रेंट व्हिच इज एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रेंट रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है बैड डेट्स, जो मैंने आपको बताया था कि रौनक ने 30,000 रुपए तो पे कर दिए, बचे हुए 30,000 रुपए वो लेकर भाग गया, तो ये हो गए बैड डेट्स। तो दिस इज अ रेंट व्हिच द टेनेंट डजंट पे टू द ओनर एंड वेकेट्स द प्रॉपर्टी। इट्स लाइक बैड डेट्स टू द ओनर एंड इट इज अलाउड टू बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन कब माइनस किया जाएगा? जब ये फॉलोइंग 4 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी, जैसे रूल 4 में मेंशन है, तो मैंने आपको बताया था ना एकदम शुरुआत में कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स पढ़ने। तो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ रहे हैं। वेलकम टू द फर्स्ट रूल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी,
ठीक है, वेलकम टू द फर्स्ट रूल। तो यहां पर ये बोला गया है कि जो अनरियलाइज रेंट, जो मैंने यहां पर आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन मिल जाता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन मिल जाता है। तो इस अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन तभी मिलेगा अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी रूल 4 की, और बहुत ही कॉमन सेंस वाली कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब रौनक अपनी मर्जी से डिपिंकी के घर में रह रहा था किराए पर। डिपिंकी ने जबरदस्ती बंदूक की गोली पर रौनक को अपने घर पे नहीं रखा था किराए देने के लिए, ठीक है, रौनक अपनी मर्जी से रह रहा था। दैट इज द टेनेंट शुड हैव बीन लिविंग विलिंगली इन द हाउस ऑफ द ओनर। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी। रौनक घर छोड़कर जा चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रौनक अभी भी घर पे रह रहा है और डिपिंकी कह रही है ये तो पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, चलो मैं इसका रिडक्शन क्लेम कर लेती हूं। नहीं, तो अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर रौनक मकान छोड़कर जा चुका है। तीसरी कंडीशन, द टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ के तो चला गया रौनक, लेकिन डिपिंकी की ही किसी दूसरे शहर की किसी दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है और डिपिंकी को उस प्रॉपर्टी के लिए रेंट दे रहा है। तो लॉ कहता है कि यार डिपिंकी मिल जाएगा ना तुम्हें पैसा, रौनक कहां भागा जा रहा है, और अगर भाग गया तो उसका रिडक्शन दे देंगे। रौनक तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी छोड़कर गया, लेकिन अभी कहां पर है, तुम्हारी ही तो दूसरी प्रॉपर्टी में, तो तुम किस बात का रिडक्शन क्लेम कर रही हो, तो मना कर दिया जाएगा। एंड चौथी कंडीशन है, रीजनेबल स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय द ओनर टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट। तो डिपिंकी मस्ट हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स। अब रीजनेबल स्टेप्स का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉल करके फॉलो अप करना हो सकता है, कोर्ट में केस हो सकता है, कुछ भी, ये सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो अगर ये चार कंडीशंस सैटिस्फाइड है रूल 4 की, तभी अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। From points 1 and 3, the final format for computation of house property is as here, is as under, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। कल हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कल हम लोगों का मेजर डिस्कशन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक की चीजें सब समझ में आ गई होंगी। यस, आई होप यहां तक की चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यस, राइट। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएंगी। जैसे अभी मैं चैट में देख रहा था, somebody was saying कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बता दो, तो अभी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में 2-3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। 2-3 क्लासेस के बाद आपको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का पूरा मैं क्वेश्चन करके बता दूंगा कि देखो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आज पहली क्लास थी, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आती जाएंगी, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर। दोपहर को मिलते हैं 2:30 बजे। बाय बाय। थैंक यू आर्ची, थैंक यू हिमानी, थैंक यू वानी, करिश्मा, रितिका, विनय, थैंक यू, बाय।